मार्केट ने अभी हर किसी को परेशान कर रखा है। अब उस परेशानी के अंदर सारे प्रकार के लोग हैं जिन्होंने ऑल्ट कॉइन्स बाय किए हुए थे, जिन्होंने बुल मार्केट के सपने देखे थे, वो लोग भी जो लोग जल्दी का बुल मार्केट देखने आए थे 3-4 महीने के लिए, और वो लोग भी जो सालों के लिए होल्ड करने आए थे वो लोग भी, और उसके साथ साथ वो लोग भी जिन्होंने वजीरेक्स के ऊपर अपना पोर्टफोलियो बना रखा था, क्योंकि अभी तक उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वजीरेक्स से हमें हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग दोनों पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि ये बुल मार्केट डिले हुआ है तो क्यों हुआ है, ऑल्ट सीजन जो ज्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आएगा ही नहीं, तो उसके बारे में बात करेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आएगा तो किस हिसाब से आएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वजीरेक्स के ऊपर जितने भी लोग जो परेशान है कि हमारा फंड्स हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करूंगा, और चीजें जो अभी फिलहाल के लिए चल रही है वजीरेक्स के ऊपर वो भी थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे हित में है या फिर वो हमें और ज्यादा परेशान कर सकती है। सारी चीजों पर बात करूंगा। यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुदिल व्यास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सबसे पहले मैं जिस चीज के ऊपर बात करूंगा वो है बुल मार्केट। अब इस बार का बुल मार्केट डिले होने के पीछे कुछ रीजंस थे। सबसे पहला, आप लोगों ने यहां पर देखा कि नए नए मीम कॉइन्स लॉन्च होने लगे और पॉलिटिकल मीम कॉइन्स बहुत ज्यादा आने लगे, और पॉलिटिकल मीम कॉइन्स के आने की वजह से सारा का सारा वॉल्यूम जो है वो उन मीम कॉइन्स के अंदर जाने लगा। अब उन मीम कॉइन्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें जो देखने को मिली वो ये थी कि वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में वॉल्यूम को खराब करने के लिए आई थी, वॉल्यूम को डाउन करने के लिए आई थी, और लोगों का पैसा खाने के लिए आई थी, जिसकी वजह से सोलाना की अगर आप लोग बात करें तो डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया, जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। सोलाना के मीम कॉइन्स काफी ज्यादा परेशानी के अंदर आ गए, और उसकी वजह से यहां पर और भी चीजें बिखरती गई। उसके बाद जो हमारे सामने चीजें आई वो ये थी कि हम लोग यहां पर बात करने लगे थे कि ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व आएगा। अब स्ट्रैटेजिक रिजर्व ने एक ऐसी नेगेटिविटी फैला दी कि नया बिटकॉइन यहां पर बाय होगा नहीं, जिसकी वजह से रिटेलर्स हो या फिर और बड़े वेल्स हो वो परेशान हो गए, और शायद वहां से भी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर चालू हो गई। थर्ड चीज, यहां पर टैरिफ्स लगे। टैरिफ्स के अंदर भी लोगों ने देखा कि क्रिप्टो मार्केट या स्टॉक मार्केट जो भी थे वो सारे क्रैश होने लगे। अब आप लोग कहेंगे स्टॉक से क्या रिलेशन है, तो अगर आप बात करें तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो दूसरी भी चीजों पर इंपैक्ट पड़ता है, और वैसी और कोई दूसरी चीज गिरती है तो किसी तीसरी चीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, और वो अगर बड़ा फॉल होता है तो ऑब्वियसली स्टॉक गिरा है तो क्रिप्टो के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब वो शायद उतना बड़ा नहीं है जितना स्टॉक के ऊपर पड़ा है, उतना बड़ा क्रिप्टो के ऊपर नहीं पड़ा है, क्योंकि दोनों की यहां पर मार्केट कैप जो है उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब यहां पर इस चीज को समझना चाहिए कि ये चीजें हो तो गई, बट इसके अंदर चीजें इंप्रूवमेंट के ऊपर कैसे आ सकती है। तो अगर आप पिछले बुल मार्केट को देखने की कोशिश करें तो मार्केट $63,000 से $29,500 तक आ चुका था, और उसके अंदर भी यही हुआ था कि ऑल्ट कॉइन्स काफी ज्यादा गिरे। ऑल्ट कॉइन्स गिरे तो लोग परेशान हुए, और लोगों ने ये तक सोच लिया था कि अब बुल मार्केट नहीं आएगा, खत्म हो चुका है, ऑल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो 63 से $69,000 के बीच का गैप कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बट स्टिल जब वहां से वापस रिकवरी शुरू हुई, और सिर्फ ये 7,000 का एक्स्ट्रा गैप भी जब बीटीसी ने भरा था और ऑल टाइम हाई सिर्फ उतना ही लगा था, बट स्टिल वहां पर देखा कि ऑल्ट कॉइन्स काफी तेज रफ्तार से बढ़े और वॉल्यूम काफी अच्छी भर भर के आई, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर लोगों ने बहुत बड़ा यहां पर पैसा बनाया। बट ये सिर्फ उन्होंने बनाया जिन्होंने होल्डिंग पावर अच्छी रखी या फिर सही जगह पर डीसीए कर लिया। अब आप लोग बताइए कि आप डीसीए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इवेंचुअली क्यों आप लोगों को प्रॉफिट और कैसे हो सकता है ये मैंने अपने कल के वीडियो के अंदर बताया विद प्रॉपर चार्ट, कि अगर आप अच्छे कॉइन्स के अंदर होल्ड कर रहे हैं अपना पैसा तो जरूर आप लोग यहां पर पैसा बना सकते हैं। अब बात आती है उन लोगों के लिए कि वो लोग कैसे पैसा बनाएंगे जिनका पैसा वजीरेक्स में अटका हुआ है। एवरीवन इज वरीड कि भाई ये पैसा हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ट्विटर के ऊपर हमने ट्राई कर लिया, हमने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्राई कर लिया, वीडियोस बनाकर ट्राई कर लिए, लेकिन हमें कहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। अभी जाकर एक रिप्लाई आया, वो है रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का। अब ये हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है क्या इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले कि किसी भी एक्सचेंज को यहां पर अगर हम हैक होते हुए देखते हैं जो हमने आज तक देखेंगे, तो यहां पर इनके पास फंड्स को रिटर्न करने के दो ही तरीके सामने आते हैं, पहला कि लिक्विडेशन का और दूसरा रीस्ट्रक्चरिंग का। अब यहां पर हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन से एक्सचेंज यहां पर हैक हुए हैं। तो पहले एक्सचेंज हैक हुआ था FTX, जो रिसेंट के अंदर आप लोगों ने 2-2.5 साल पहले देखा, जो नवंबर 2022 के अंदर हुआ था। उस हैक के अंदर लोगों के करीब करीब $9 बिलियन के आसपास का फंड गया था, तो एक्सचेंज के ऊपर उतनी बड़ी लायबिलिटी थी। लेकिन अभी लोगों को जो पैसा मिल रहा है वो $9 बिलियन के आसपास का ऑलमोस्ट मिल जा रहा है, क्योंकि 98% क्रेडिटर्स को 119% का रिटर्न मिला है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इस चीज को समझने की कोशिश करना कि उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस $17,000 चल रही थी, और इस बार
75 की हम लोग बात कर रहे हैं, 72 की हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग 65 की भी बात कर रहे हैं, और ये $1 लाख को टच करके आ चुका है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इवेंचुअली लोग प्रॉफिट के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि चीज़ों के अंदर एक तो पहला समय भी लगा, एक्सचेंज का भी पैसा लगा। कैसे लगा वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्योंकि जब ये लिक्विडेशन वाली तरीके अपनाते हैं ना, तो उस चीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारा जो है वो होल्डिंग का समय ये लोग बढ़ा देते हैं कि भाई हम आपको इतने टाइम तक पैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। अब जब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं तो खर्चे लगते हैं। खर्चे कितने लग गए? $700 मिलियन के आसपास का खर्चा लग गया। तो लोगों को विद प्रॉफिट चीजें मिलेंगी कहां से? और ये सारी चीजों को करते करते ये पैसा 2-2.5 साल बाद लोगों तक पहुंचने लगा, और वो भी उस प्राइस के अंदर जो उस वक्त चल रही थी। आज की प्राइस नहीं। अगर आज की प्राइस होती तो शायद लोग 4-5-6 गुना या 10 गुना 15-20 गुना प्रॉफिट में ही होते। वही सेम चीज इससे पहले वाले हैक में भी हुई। मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं, MTGOX नाम का एक्सचेंज था 2014 के अंदर, जिसमें करीब करीब 8,50,000 बिटकॉइन के आसपास हैक हुए थे। अब वो जब हैक हुए, वो हैक तो हो गए, लेकिन लोगों का उस वक्त कितना बड़ा पैसा गया होगा ये सोचिए। और वो भी लोगों को विद प्रॉफिट आज की तारीख में ना मिले तो क्या होगा? और वही हो रहा है। क्योंकि यहां पर भी वही चीज हुई। 2014 में हैक हुआ एक्सचेंज, जहां पर उस वक्त $400-500 की प्राइस चल रही थी बिटकॉइन की, और आज की प्राइस आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितने प्रॉफिट में हो सकते हैं, चाहे वो ऑल्ट कॉइन्स हो या फिर बिटकॉइन हो। बट उनको भी जो पैसा मिल रहा है वो सिर्फ उसी प्राइस के हिसाब से यहां पर लोगों को मिल रहा है, और वो भी कितने लोगों को मिल रहा है उसकी कोई श्योरिटी सामने आई नहीं है। क्योंकि बार बार न्यूज आ रही है कि ये सेंड करना शुरू करेंगे, सेंड करना शुरू करेंगे, और सेंड करना शुरू अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है, आई डोंट नो। बट बात यहां पर यह है कि उसमें भी खर्चे इन लोग के लगे होंगे 10 साल के अंदर, कोर्ट कचहरियों के अंदर या फिर दूसरी चीजों के अंदर, जो मेरे हिसाब से करीब करीब 150 से 200 मिलियन डॉलर के खर्च वहां पर भी उन लोगों ने पैसे कर्ज दिए हैं। और वो भी ऑब्वियसली कहां से कटेगा पैसा? ऑडियंस का जो पैसा हैक हुआ था उसमें से ही कटेगा। अब बात हम लोग कर लेते हैं इंडियन एक्सचेंज की, जो हमारे WazirX के अंदर, जो हम लोग एक तरीके से सबसे बड़ा एक्सचेंज था उस वक्त के दौरान। और हर कोई निराश हुआ, हर कोई परेशान है आज की तारीख में, इंक्लूडिंग मी। मेरा भी पैसा WazirX के ऊपर था, क्योंकि उस समय पिछले बुल रन के अंदर ज्यादातर लोग जो इंडियन एक्सचेंज यूज करते थे वो लोग WazirX के ऊपर कुछ ना कुछ पैसा उनका था ही। ठीक, मेरा भी था, मेरा बाइनेंस के ऊपर भी था, WazirX के ऊपर भी था। बट WazirX का पैसा कहीं ना कहीं मुझे आज दिक्कत दे रहा है, आप लोग को भी दिक्कत दे रहा होगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन बोलकर कुछ नहीं आया, ना हमें रिप्लाईज मिले, ना हमें कुछ सॉल्यूशन मिला, और ना ही प्रॉपर तरीके का एक्सप्लेनेशन की क्या चीजें हो सकती है। लेकिन इन लोगों ने ये चीज सामने लेकर आई है कि भाई अभी हम लोग जो आपको ऑप्शन दे सकते हैं वो हमें कोर्ट की तरफ से ये मिला है कि आप लोग रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के साथ में काम कर सकते हो। तो जब इनकी कोर्ट के अंदर हेयरिंग थी तो इन्होंने चीजों को सामने रखा, तो कोर्ट ने इनको रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को अप्रूव किया कि आप रीस्ट्रक्चरिंग प्लान कर सकते हो, जिससे कि आपके जो टोकन्स जो खर्च हुए हैं, ये जो सारी चीजें आपके साथ हुई, हैक हुआ, ये सारी चीजों के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो कि जो आप लोगों ने पैसा रिकवर किया है या फिर जो आपने पैसा आपका चोरी हुआ था उसमें से कुछ चीजें जो टोकन्स हैं जो रिकवर हुए हैं वो आप लोगों को दे सकते हो इन फॉर्म ऑफ टोकन्स। लेकिन उसके लिए हमें यह चाहिए कि लोगों की मंजूरी चाहिए। अब लोगों की मंजूरी के लिए इन लोगों ने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को आपके सामने रखा। उस चीज के ऊपर पता नहीं कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग नेगेटिव हैं, और हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है। एक्चुअली मुझे भी ये चीज समझ नहीं आ रही कि हमें करना क्या चाहिए, हाँ करना चाहिए कि ना करना चाहिए। बट ये सारी चीजें जब मैंने समझी और पढ़ी तो मुझे ये चीज लगा कि यार 2 साल या फिर 10 साल का गैप बहुत बड़ा हो जाता है हमारा पैसा वापस आने के लिए। तो आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो ये है कि हम रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को यहां पर यस करें। जो इन लोगों ने वोटिंग यहाँ पर खोली हुई है, शायद कुछ टाइम के लिए ही खोली हुई है इनकी, शायद मार्च के अंदर ये लोग चीज़ें को फॉलो करने वाले हैं। और अगर मैं एक्चुअल डेट के बारे में बात करूं तो शायद इन्होंने यही ऑप्शन रखा है कि आप लोग अगर चाहें तो 19 से 28 मार्च के बीच का जो समय है, जब तक हमारे रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की वोटिंग चल रही है, आप वोट कर सकते हैं। आप चाहे येस करो चाहे नो करो। फिलहाल के लिए मुझे कोई और ऑप्शन नजर नहीं आया तो मैं येस का ही ऑप्ट करने को बोलूंगा, क्योंकि कोई भी और ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा है कि हमारा फंड हमें कैसे मिलेगा। लेकिन अगर हम यहां पर येस वोट करते हैं तो हमारे लिए कुछ बेनिफिट्स हो जाएंगे कि एक तो एक्सचेंज का पैसा कोर्ट की हेयरिंग में लगेगा नहीं, चीजें जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अगर लोगों ने वोट किया तो शायद कोर्ट इस चीज का बोल दे कि हाँ अब आपको ज्यादातर जनता आपके सहमति में है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद जैसा कि WazirX ने बोला है कि शायद ये 10, 12, 15 दिन लगाएंगे उस प्रोसेस के अंदर कि आप लोग का पैसा इन फॉर्म ऑफ टोकन्स आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए, जिसमें इन लोगों का कहना है कि 85% ऑफ द रिकवरी जो है वो आप लोग को रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के अंदर मिल जाएगी। और इसके अंदर सिंपल सी चीज है कि आप 10 जगहों पर चीजें देख रहे हैं, अपनी रिसर्च थोड़ी सी और कर लें, ट्विटर के ऊपर चले जाएं, देख लें, चीजों को समझ लें। जो मुझे समझ आया वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश कर दी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है वो आप लोग जाकर के देख लें। बट सिंपल सी चीज है, अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमें शायद उन एक्सचेंजेस के मुताबिक समय भी ज्यादा लग सकता है और शायद हम प्रॉफिट के अंदर भी चीजों को ना देखें।
और इस मुताबिक जो हमें रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का ये लोग बोल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए ट्विटर के ऊपर, अगर हम ये करते हैं और एग्जैक्टली ये इसी चीज को यहां पर फॉलो करते हैं तो शायद लोगों के पास लोगों का पैसा भी आ जाएगा और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। और अगर करंट की सिचुएशन के ऊपर लोगों ने बाय किया हुआ है तो लोग शायद कुछ लोग थोड़े बहुत लॉस में होंगे, जिन्होंने पहले बाय किया हुआ है वो आज प्रॉफिट में होंगे, तो उन लोग को टाइम पर उनका पैसा मिलने लग जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। करंटली जो चीज मुझे लग रही है वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी। आप लोगों को क्या लग रहा है जरूर कमेंट के बॉक्स के अंदर मुझे बता देना कि यही एक हमारे पास ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ नजर आता है तो जरूर मुझे बताइएगा। ऑल्ट कॉइन्स को लेकर आपका क्या मानना है कि ऑल्ट कॉइन्स ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा मानना यही है कि ऑल्ट कॉइन्स ग्रो करेंगे। सारे ऑल्ट कॉइन्स नहीं, लेकिन ये अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली अच्छी खासी ग्रोथ यहां पर दिखाएंगे। और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ETF के साथ भी आ रहे हैं, ट्रम्प की फाउंडेशन खुद उसे बाय कर रही है, तो ऑब्वियसली जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है उनके अंदर आप लोगों को आने वाले समय के अंदर रैली देखने को मिल जाएगी। बाकी आप फिलहाल के टाइम पर DCA कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका भी फंड मेरी तरह अभी खत्म हो चुका है, DCA के लिए पैसा बचा नहीं है, तो भी मुझे कमेंट करके बताना, ताकि एटलीस्ट वहां पर तो खुशी हो कि सब एक ही लेवल के ऊपर है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे कि नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।